कैसे हैं जी आप लोग? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। जी, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। सॉरी मैं ज़रा 3-4 मिनट लेट हो गया। आज हम लोग ओके अ, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंटरप्राइज़ एप्लीकेशन और इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट क्या हैं और इसका हम एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पर होता है और हम इसको कैसे जो है वो यूज़ करते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। इन चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे कि एंटरप्राइज़ एप्लीकेशन जो है वो बिज़नेस में कैसे डिप्लॉय किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है। आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। अभी हम लोग एंटरप्राइज इंटीग्रेशन की बात करते हैं जब हम लोग ने बैंकिंग का सिस्टम देखा है। अगर हम ऑनलाइन बैंकिंग से पहले अगर हम देखें जब हमारे पास एटीएम मशीन्स नहीं होती थी, मोबाइल बैंकिंग नहीं होते थे, तो हमारे पास जो एक बैंकिंग का सिस्टम था वो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम था जिसमें आपका ह्यूमन जो है वो खुद फिजिकली इन्वॉल्व होता था, किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए उसे खुद से चल के जाना पड़ता था। इवन जिस ब्रांच में आपका अकाउंट होता था, आपकी सारी ट्रांजैक्शन उसी ब्रांच से होती थी। उसके अलावा आप कहीं पर नहीं जा सकते थे। इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट और कॉस्ट जो थी वो बहुत ज्यादा थी। सपोज आप भागलपुर में या मुल्तान में बैठे हुए हैं और आपका अकाउंट लाहौर में है, तो आपको फिजिकली लाहौर में जाना पड़ता था उसी स्पेसिफिक ब्रांच में जहाँ पे आपका अकाउंट होता था और वहाँ पे जाके आपकी सारी ट्रांजैक्शन जो है, चाहे आपने कैश विथड्रॉ कराना हो, चाहे कैश आपने डिपॉजिट कराना हो, उन दोनों टास्क के लिए आपको क्या करना पड़ता था, आपको फिजिकली मूव करना पड़ता था और जाकर उसी स्पेसिफिक ब्रांच को टच करना पड़ता था। जब हम लोग ट्रेडिशनल बैंकिंग से हटे तो हमारे हम लोग आए ऑनलाइन बैंकिंग की तरफ। जब हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग की तरफ आए तो फिर हमारे पास एटीएम मशीन्स का कॉन्सेप्ट आया, हमारे पास मोबाइल बैंकिंग का कॉन्सेप्ट आया, ऑनलाइन शॉपिंग का कॉन्सेप्ट आया। ये सारी चीजें किस लिए आई? जब हमारी मतलब जो बैंकिंग एक हमारी जो फिजिकल एक मूवमेंट थी वो खत्म हो गई। हम लोग किसी भी स्पेसिफिक एटीएम मशीन पे जाकर, जहां पर वो किसी भी ब्रांच की होती है वहां पर जाकर हम लोग अपनी ट्रांजेक्शन को जो है वो कर सकते हैं, यूज कर सकते थे, ट्रांजेक्शन अपनी एग्जीक्यूट करा सकते थे, अपने टास्क कंप्लीट कर सकते थे। अब हम अगर ये तो पुरानी बातों की बात की, अब अगर हम न्यू एज बैंकिंग की बात करें तो न्यू एज बैंकिंग में हमारे पास डिफरेंट फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। हम लोग फिजिकली बैंक में भी जाकर अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग एटीएम मशीन्स के थ्रू भी अपनी ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग इंटर बैंकिंग आप अपने लैपटॉप पे बैठे हुए अगर आपने ऑनलाइन बैंकिंग अपना अकाउंट जनरेट किया हुआ है, आप अपने घर में बैठे हुए अपनी सारी अपने कहीं पर अपने को बिल पे करने हैं या कहीं फंड ट्रांसफर करना है, वो सारी चीजें जो है वो सारी एक्टिविटीज जो है वो आप घरों में बैठे हुए कर सकते हैं। इसी तरह से मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। और इसी तरह आप लोगों को अगर कोई काम होता है तो आप कॉल सेंटर पे भी कॉल करके बैंक से बारे में अपने बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं अपनी, और जो आपकी बैंकिंग अकाउंट की डिटेल्स हैं वो आप सारी की सारी ले सकते हैं। आपको एटीएम चाहिए, आपको चेकबुक चाहिए, या जो चीजें भी आपको चाहिए आप ऑनलाइन कॉल सेंटर पे भी कॉल करके अपनी इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं। ये हमारा न्यू एज बैंकिंग है, जहां पर हम न्यू एज बैंकिंग की बात करते हैं। जब भी हम न्यू एज बैंकिंग की बात करते हैं तो हमारे पास कोर बैंकिंग सिस्टम होते हैं, जिसमें हमारे पास जितने भी ऑपरेशनल एलिमेंट्स हैं, लाइक हम लोग कॉल सेंटर की बात करें, एटीएम मशीन्स की बात करें, इंटरनेट बैंकिंग की बात करें, ट्रेडिशनल बैंकिंग की बात करें, हम लोग अपने स्मार्ट एप्लीकेशन जो मोबाइल फोन पे हम यूज करते हैं उसकी बात करें, तो ये सारे के सारे जो है वो इंटीग्रेट होते हैं कोर बैंकिंग सिस्टम के साथ। ये कोर बैंकिंग सिस्टम बेसिकली एक मेन सर्वर होता है जो सारी की सारी आपको जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये सारे जितने भी आपके पास ऑपरेशनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे उसके साथ जो है वो कनेक्ट होते हैं। इसको हम कहते हैं कि हमारे पास हमने न्यू एज को इनेबल किया है कोर बैंकिंग सिस्टम के साथ। जब हम कोर बैंकिंग सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे पास हम लोग अपने डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं जो यूज किए जाते हैं फॉर द सेक ऑफ ट्रांजैक्शन। लाइक आपने ब्रांच बैंकिंग सिस्टम की बात की है, हम वहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी करना चाह रहे हैं तो वो सिस्टम जो है वो डायरेक्टली कोर बैंकिंग के साथ कनेक्ट होगा। सेम अगर आप एटीएम मशीन यूज करते हैं किसी और बैंक की या उसी सेम बैंक की, तो वो भी आपके कोर बैंकिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट होगा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट की जितनी भी सारी ऑपरेशंस हैं वो आपके कोर बैंकिंग सिस्टम के थ्रू होते हैं। इसी तरह से आप इंटरनेट बैंकिंग करना चाह रहे हैं, जो भी चीज आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, वो सारी की सारी जो है यूजिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर आपके कोर बैंकिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होते हैं। इसी तरह से हम लोग अभी बात करते हैं जब हम सॉफ्टवेयर्स की जो हमारे बैंक को इनेबल करते हैं कि हम अपने टास्क को कंप्लीट कर सकें फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, तो हम लोग ये चीज भी देखते हैं कि हमारे पास जो हमारे टास्क हैं, जो हमारे हमारे हमारा जो काम कंप्लीट हो रहा है वो कैसे कैसे हो रहा है।
ये सारी चीजें जो है वो उसमें शामिल होती हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे बैलेंस इंक्वायरी की बात हमने की। उसके बाद हम लोगों ने बात की कि हम लोग अगर बैलेंस को किस तरह से हम कॉल सेंटर के थ्रू भी बैलेंस की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, एटीएम मशीन्स के थ्रू भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सेम लाइक दैट हम लोग जो है वो अपने ब्रांच बैंकिंग मीन अपनी ब्रांच को विजिट करके भी आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो गेट कर सकते हैं। डिफरेंट मॉड्यूल्स जो है वो सारे के सारे कनेक्ट होते हैं कोर बैंकिंग से, और कोर बैंकिंग जो है वो इन तमाम जो प्रोसेस होते हैं इनको एग्जीक्यूट करता है, प्रोसेस को जो है वर्किंग में ले आता है, सारे टास्क कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की, तो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास एक जब हम बैक पे बात कर रहे थे तो हमारे ये सारी के सारी सिस्टम जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है कोर बैंकिंग के साथ। और कोई भी टास्क एग्जीक्यूट होना है तो हर वक्त रिक्वेस्ट जो है वो हिट होगी, फिर उसका रिस्पॉन्स आएगा। इसमें आपकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा होगी, और जो ह्यूमन का इंटरेक्शन है वो भी ज्यादा होगा, वेटिंग टाइम भी ज्यादा होगा। ये सारी चीजें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं जब हम डायरेक्टली कोर बैंकिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट होते हैं। कोर बैंकिंग सिस्टम सर में हमारे जी जी फिर हमें कोर बैंकिंग सिस्टम का फायदा क्या है जब हमें कॉस्ट हर चीज ज्यादा पड़ रही है तो? कोर बैंकिंग सिस्टम का फायदा ये है कि वो एक सिस्टम है जो सारी की सारी चीजें जो है वो एक ही जगह पे बैठ के मीन जैसे आप लोगों का अगर पंजाब बैंक में कोई अकाउंट है, आप एचबीएल का यूज कर रहे हैं, तो आपको कोर बैंकिंग सिस्टम का ये फायदा है कि आप आपका जितने भी एटीएम मशीन होती हैं वन लिंक के साथ कनेक्ट होती हैं, तो आपको आपका डेबिट क्रेडिट जो भी है वो आपके सिंगल सिंगल अकाउंट से जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है। ये इसका फायदा है। अगर वो कोर बैंकिंग सिस्टम यूज ना करें तो फिर उसका प्रॉब्लम ये होगा कि आप लोग अपना एटीएम मशीन जो है अपने ही बैंक का यूज कर सकेंगे, किसी और का नहीं यूज कर सकेंगे, वो भी स्पेसिफिक ब्रांच के अंदर। तो कोर बैंकिंग सिस्टम जो है वो बेसिकली आपको डिफरेंट फैसिलिटीज, डिफरेंट जो आपके क्योंकि जो अकाउंट होल्डर होते हैं डिफरेंट यूजर के डिफरेंट जो है वो फैसिलिटीज लेना चाहता है। सपोज अगर आप हैं, आप कहते हैं नहीं जी मैंने ऑनलाइन बैंकिंग अपनी एक्टिव ही नहीं करनी, आप मोबाइल पे ऐप यूज ही नहीं करते। कुछ लोग ऐसे अभी भी हमारे पास हैं जो लोग कहते हैं नहीं हमने ना एटीएम बनवाना है ना हमने मोबाइल बैंकिंग करनी, हम लोग जाकर वही जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम था चेक लेकर जाएंगे, वहां लाइन लगेंगे और फिर जाके अपने टास्क को कंप्लीट करेंगे। तो आई मीन जो आपके यूजर होते हैं उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कुछ लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें कनेक्ट किसके साथ होती है? कोर बैंकिंग के साथ होती है, जो आपके तमाम के तमाम ट्रांजेक्शन को मैनेज कर रहा होता है। ठीक हो गया सर। अगर हम नेक्स्ट बात करें हमारा, जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम लोग एक मिडलवेयर पे एक सिस्टम को डिप्लॉय करते हैं जिसको हम कहते हैं एंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, जो ईआई है। एआई का फायदा ये है कि ये हमारे पास बेसिकली एक मिडल लेयर होती है। मिडल लेयर ने क्या काम किया, ये कोर बैंकिंग से सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑन वन कॉल गेट करके अपने पास रख लेती है। अब जितने भी हमारे पास ऑपरेशनल मॉड्यूल्स हैं, जैसे मैंने ब्रांच बैंकिंग की बात की, एटीएम बैंकिंग की बात की, इंटरनेट बैंकिंग की बात की या कॉल सेंटर की बात की, तो उन सबको कोर बैंक के साथ कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईआई में सारी की सारी जो कोर बैंकिंग इंटीग्रेशन है वो हो चुकी है। अब आपकी जो इंटरेक्शन है वो जस्ट ईआई से होती है, ईआई डिप्लॉय कर दिया जाता है। आप तमाम के तमाम जो टास्क हैं वो फ्रिक्वेंटली जो है वो आप यूज कर सकते हैं। तो एआई जो है वो एक मिडल वेयर लेयर के तौर पर यूज की जाती है, जो कोर बैंकिंग के साथ वंस आई मीन एक दफा कनेक्ट होने के बाद सारी इंफॉर्मेशन गेट कर लेती है, और फिर सारी की सारी जो डिफरेंट ऑपरेशनल आपके मॉड्यूल्स हैं वो सारे कनेक्ट होते हैं। अगर हम एआई को जो है वो इग्नोर कर दें तो होता यह है कि फिर आपके तमाम के तमाम जो बेसिक आप मैंने जैसे डिफरेंट आपको उसके मॉड्यूल्स बताए वो सारे के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होना पड़ते हैं कोर बैंकिंग सिस्टम के साथ। तो एआई ने जो है वो बेसिकली आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया है कि इसके थ्रू जो है वो आप वंस जो है वो कोर बैंकिंग सिस्टम से आप एआई में डाटा को गेट कर लेते हैं। डाटा को गेट करने के बाद जिस वक्त जो भी रिक्वेस्ट आती है, सपोज वो एटीएम मशीन के थ्रू आ रही है, वो डेबिट क्रेडिट एटीएम के थ्रू हो रहा है, या जो है जैसे आपको पता है कैश डिपॉजिट भी, आप कैश डिपॉजिट मशीन बहुत सारे बैंकों में आ गई है। आपको कैश वहां पर आप मशीन में जस्ट इंसर्ट करते हैं और आपका फिर आपके पास रसीद आ जाती है कि आपने इतना कैश जो है वो सबमिट कराया, डिपॉजिट कराया। ये सारी की सारी चीजें जो है वो क्या है, एआई इन्वॉल्व हो जाती है, जिसमें ये होता है कि ये सारे वंस यू गेटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कोर सिस्टम, तो फिर आपकी रिक्वेस्ट जितनी भी होती है आपको डायरेक्टली कोर बैंकिंग के साथ कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप एआई के साथ डायरेक्टली जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं और अपने टास्क को जो है वो कंप्लीट करा सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट इज, अगर आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास जब हम सॉफ्टवेयर को इनेबल करते हैं, अगर ब्रांच बैंकिंग सिस्टम है तो ब्रांच बैंकिंग सिस्टम को अब डायरेक्टली जो है वो कोर बैंकिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बल्कि यू कैन कनेक्ट वाया एआई।
आप एंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें इसका एआई का और कोर बैंकिंग का आपस में क्या लिंक है? इसका लिंक ये है कि जब आप एक दफा कनेक्शन को डेवलप कर लेते हैं तो नंबर ऑफ टाइम्स जो है उसको वो यूज कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने एक दफा कनेक्शन बिल्ड किया, डेवलप हो गया तो आपको बार बार रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी कोर बैंकिंग सिस्टम को। नहीं, वंस यू डेवलप अ कनेक्शन देन यू कैन यूज मल्टीपल टाइम्स। रिड्यूस गो टू द मार्केट टाइम फ्रेम। आपको हर वक्त जो है वो कोर बैंकिंग सिस्टम की तरफ जाने की जरूरत नहीं है जो बैंक के साथ चीजें कनेक्ट हैं, बल्कि जैसे मैंने अभी आपको वन लिंक की बात की, तो आप किसी भी जगह पर होते हुए अपने जो टास्क है उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अपने ट्रांजेक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। और इसको एंटरप्राइज कैपेबिलिटी है, स्केलेबिलिटी है, आप इसको बढ़ा सकते हैं। ये नहीं है कि अगर आप देखते हैं बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में डिफरेंट जो बैंक्स होते हैं उनके एटीएम मशीन्स लगाए जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में भी लगी होती हैं, शॉपिंग मॉल्स में भी जाएं वहाँ बैंक नहीं होता है, बट बड़े हॉस्पिटल्स में आप जाएं वहाँ पर आपको हर किस्म के, जैसे आप नादरा के ऑफिस में जाएं जहाँ पे आई मीन कैश का काम होता है, जहाँ पर आपका एक लेन देन होता है बिजनेस के सेंस में, तो वहाँ पर सिंपल एक एटीएम मशीन है वो इंस्टॉल कर दी जाती हैं। उसकी रीजन क्या होती है? वहां बैंकिंग नहीं होता, लेकिन वो ड्यू टू ट्रांजैक्शन, उनका हैवी ट्रांजैक्शंस होती है कि आपकी डेबिट होना है, क्रेडिट होना है, उसके लिए वो आपको क्या करते हैं, ऑन डोर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये आप उसको स्केलेबल कर सकते हैं, आई मीन उसको आप उसके साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, नंबर ऑफ मशीन्स को एक्सटेंड कर सकते हैं, और वो मोर रिलायबल होती है, उसमें जो एरर के चांसेस हैं वो कम से कम होते हैं, क्योंकि वो एआई के साथ कनेक्ट होते हैं, और एआई जो है वो वंस गेट द इंफॉर्मेशन देन यू कैन यूज इन मल्टीपल टाइम्स। अब हम कहते हैं कि एआई है क्या चीज बेसिकली। हम कहते हैं कि एंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन का एक सॉल्यूशन है, आपको इंटीग्रेट करता है, सूटेबल है फॉर एंटरप्राइज हैविंग हेट्रोजीनियस सिस्टम। हेट्रोजीनियस मतलब एक होमोजीनियस सिस्टम होता है जिसमें सारा उसका जो सिस्टम है वो सेम होता है, हेट्रोजीनियस में डिफरेंट सिस्टम होते हैं, तो वो भी कनेक्ट हो सकते हैं यूजिंग एआई। और इसका मिडलवेयर लेयर भी कहते हैं, और टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक इम्प्लीमेंटेशन है। एग्नोस्टिक आप जब उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो आप उसको फिर मल्टीपल टाइम में यूज कर सकते हैं, जैसे एआई वंस गेट द इंफॉर्मेशन देन यू कैन यूज इट। तो वो आपका जो डाटा है वो मल्टीपल टाइम जो है वो अप्लाई हो जाता है, आप उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। टेक्नोलॉजीज जो है वो हर लेयर पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मिडल वेयर से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज वेयर डज दिस फिट इन। ये कहाँ कहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं? आप बैंकिंग में, रिटेल सर्विसेज में यूज कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज इसको यूज कर सकती हैं, हेल्थ केयर नेटवर्क इंटीग्रेशन में आप ये यूज कर सकते हैं। आप इसे रिटेल सर्विसेज में यूज कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज इसको यूज कर सकती हैं, हेल्थ केयर नेटवर्क इंटीग्रेशन में आप यूज कर सकते हैं, और इंश्योरेंस प्रोवाइडर यूज कर सकते हैं, और जो डिफरेंट मल्टीपल सिस्टम कैन बी इंटीग्रेटेड फॉर द बिजनेस एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी के लिए भी आप इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है हम लोग जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो एआई के रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग हम कैसे कर सकते हैं, की थिंग्स फॉर द कंसीडरिंग ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग क्या होता है, और प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स के टेम्पलेट्स कौन कौन से हैं। ये आपके 3 क्वेश्चन भी हैं जो आपने कल तक मुझे सबमिट कराने होंगे। कल इंशाल्लाह कल भी आपका लेक्चर 8:30 पे मैं लूंगा। तो आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग कैसे की जाती है फॉर EIA प्रोजेक्ट्स के लिए, ये आपका एक क्वेश्चन है, जस्ट सिंगल क्वेश्चन, कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग कैसे की जाती है फॉर एंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनके लिए आप रिक्वायरमेंट्स को कैसे गैदर करते हैं, कैसे कलेक्ट करते हैं, रिक्वायरमेंट्स के लिए कौन से जो है वो पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं। उसके अलावा जो है वो आपने की थिंग्स टू कंसीडर, आप कौन कौन से एलिमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं, और इसका कौन से टेम्पलेट जो है वो रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज किए जाते हैं। ये एक सिंगल एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग फाइंड आउट करेंगे। सिंपल क्वेश्चन इज कि हाउ यू कैन फाइंड द इंफॉर्मेशन, हाउ यू कैन फाइंड द इंफॉर्मेशन अबाउट रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, आप रिक्वायरमेंट्स को कैसे कलेक्ट करेंगे, किन पैरामीटर्स के थ्रू रिक्वायरमेंट्स गैदर की जाएंगी, ये कैसे पता चलेगा कि ये रिक्वायरमेंट एक्चुअल है या नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है एंटरप्राइज एप्लीकेशन प्रोजेक्ट्स के लिए आपने फाइंड आउट करनी है। ये आप लोगों का एक सिंपल असाइनमेंट क्वेश्चन है, यू हैव टू आई मीन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। जब हम लोग टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं एंटरप्राइज इंटीग्रेशन के अंदर, तो इसमें हम लोग बिजनेस टू बिजनेस की बात करते हैं। इसमें लैंग्वेजेस यूज की जाती हैं, जैसे XML आप की यूज की जाती है, HTML यूज की जाती है। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है वो यूज की जाती है फॉर द सेक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। आप लोगों में से कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन XML और HTML?
आप लोगों में से कोई एक्सप्लेन कर सकता है जी HTML और XML में क्या डिफरेंस होता है? जी CR और GR। नो सर, अभी माइंड में नहीं है इसका। हाँ जी GR, आप बताइए व्हाट इज। आपने HTML यूज नहीं किया, आप भी यूज करते होंगे, आपने वेब नहीं पढ़ी, वेब डेवलपमेंट या वेब प्रोग्रामिंग या वेब डिजाइनिंग का कोई कोर्स नहीं पढ़ा आपने? सर हमने इसको सिर्फ जस्ट बेसिक ही पढ़ा है। अच्छा, तो आप में से कोई HTML और। से हमने कि वो वेब पेज डिजाइन किए थे HTML के थ्रू। ठीक है। जस्ट उसका एक बेसिक कोड वगैरह पढ़ाया था, तो इसको इतना डिटेल में मतलब कि नहीं किया। अच्छा ठीक है। हाँ जी जिशान साहब, आप बता सकते हैं। हाफिज उस्मान, अजहर अब्बास, मोहम्मद जिशान, मजहर, मोहम्मद अदनान, सलेमान, सादिया नूर। यस सर। जी प्लीज आप बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन XML और HTML। HTML सर ये है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये फोकस करती है कि डाटा को कैसे प्रेजेंट करना है वेबसाइट्स पर। ठीक है। वहाँ पे उनकी हम डिजाइनिंग करते हैं। और XML हमारे पास होती है, ये भी मार्कअप लैंग्वेज होती है, लेकिन ये फोकस करती है कि डाटा को ट्रांसफर कैसे करना है वेबसाइट्स पर। तो ये XML इम्प्लीमेंट की जाती है या HTML इम्प्लीमेंट की जाती है? HTML को हम करते हैं मतलब वेबसाइट्स पर इनकी इसके थ्रू हम डिजाइनिंग करते हैं वेबसाइट्स की। अच्छा। और XML के बारे में नहीं पता सर इतना। सुहेल फैसल, सुहेल आप बता सकते हैं। ये यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन XML और HTML, ये आपने फाइंड आउट भी करना है अपने एंड पे, ठीक है। तो अब हम लोग इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज दिस। वेरी इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज आर नाउ बिकमिंग अवेलेबल फॉर एंटरप्राइज इंटीग्रेशन टू अचीव द टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन बेस्ड ऑन द यूज ऑफ XML, extensible markup language, enterprise application integration and web services। मीन ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, डिफरेंट जो लैंग्वेजेस हैं वो यूज की जाती हैं फॉर द सेक ऑफ टेक्नोलॉजीज एप्लीकेशन। आप टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो देन यू हैव टू यूज XML, AI और वेब सर्विसेज। नेक्स्ट इज हम लोग क्यों यूज करते हैं HTML। HTML इज यूज टू स्ट्रक्ट वेब पेजेस। आप वेब पेजेस को बनाना चाहते हैं, उसके लिए जो डाटा आपको वेब के ऊपर डिस्प्ले हो रहा होता है, इट इज ड्यू टू HTML। इसके लिए टैग यूज किए जाते हैं, उसमें कुछ बॉडी के टैग्स होते हैं, कुछ पेज के होते हैं, कुछ मार्के के होते हैं। आप पिक्चर, आप वीडियोस, सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, उसको डिफरेंट टैग्स कहते हैं। और टैग्स जो है वो केस इंटेंसिव होते हैं। HTML शुड बी क्लोज्ड बट ब्राउजर विल नॉट माइंड इफ यू फॉरगेट टू क्लोज एनी टैग। वो ऑटोमेटिकली जो है वो क्लोज हो जाते हैं अगर आपने टैग क्लोज नहीं भी किया, वो प्रॉब्लम एट ऑल। HTML इज नॉट अ स्ट्रिक्ट लैंग्वेज। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने किसी, जैसे आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करते हैं उसमें आपका सिंटैक्स एरर आ जाते हैं, बट इन HTML जो है वो इन चीजों को, टैग्स की जो आपकी मिस्टेक्स होती हैं उनको इग्नोर कर देता है और अपने टास्क जो है वो यूज कर देता है फॉर द सेक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। Next is what is XML. XML is used to exchange data or structure data. जब आप डाटा को एक्सचेंज करते हैं फ्रॉम वन पेज टू अनदर, देन यू विल यूज टू XML। आप XML यूज करते हैं टू एक्सचेंज डाटा और स्ट्रक्चर डाटा। इट इज यूज टू, इसके डिफाइंड प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं। XML डज नॉट हैव प्री डिफाइंड टैग्स। आप इसके खुद से टैग डिजाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। और टैग्स जो है वो केस सेंसिटिव होते हैं। और जो टैग्स है मस्ट बी, टैग्स जो है ये इस्तेमाल जो एंगल ब्रैकेट होती है उसके थ्रू हम लोग ऐड करते हैं। अगर आपने HTML में कुछ एक आधा पेज या कोई आपने कोई लाइन डिजाइन की होगी, तो यू विल बी एबल टू, कि आप लोग टैग, स्टार्टिंग टैग करते थे, फिर HTML, फिर बॉडी, फिर पेज, फिर आप लोग लाइन लगा सकते हैं, वहाँ हेडिंग के टैग्स लगा सकते हैं। ऑल आर यूज इन XML। ये सारी चीजें XML में यूज की जाती हैं। Now there we having the example. Consider two organization ABC or DF enterprises who buy products from XYZ। ABC जो है वो और जो DF है ये enterprises हैं, और जो है ये दोनों कुछ प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं फ्रॉम
जो है XYZ. In doing business, it is with its customer ABC incorporation or XYZ carries out the following business activities. उनकी कौन कौन सी activities होंगी? The first one is the XYZ sales department जो है वो क्या करेगा, accept करेगा sales order from the customer ABC to processed by the XYZ order entry department. तो आप लोगों ने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की हो तो आपको पता होगा, आप लोग आजकल हम लोग मोबाइल के थ्रू भी सिंपली डिफरेंट साइट्स के थ्रू एक्सेस कर लेते हैं या एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, जैसे आपने दराज का नाम सुना होगा। उसके अलावा जितने भी ब्रांड्स होते हैं आप इनकी साइट्स को डायरेक्टली भी हिट कर सकते हैं। हिट करने के बाद आप जस्ट उस जो प्रोडक्ट आप परचेज करना चाह रहे होते हैं उस प्रोडक्ट का स्पेसिफिक आईडी होता है, आप आईडी देते हैं, आप अपने सेल फोन नंबर देते हैं और उसके अलावा आप अपना एड्रेस देते हैं। वो आपको एक पिन कोड फॉरवर्ड करते हैं फॉर द सेक ऑफ ऑथेंटिकेशन के वाकई आपने जो सेल फोन दिया है वो ऑथेंटिक है कि नहीं। जब आप वो अपना पिन कोड दोबारा से ऐड करते हैं, आफ्टर दैट आपकी ऑथेंटिकेशन कंफर्म हो जाती है। ऑथेंटिकेशन कंफर्म होने के बाद आपके ऑर्डर को प्रोसेस कर दिया जाता है। तो इसमें जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं जो आपके ऑर्डर्स को गेट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, और एक और डिपार्टमेंट होता है जो डिस्पैच करता है, फाइनली आपको फॉरवर्ड कर देता है। और फिर एक और डिपार्टमेंट होता है जो क्योंकि आप ऑन डोर जब कैश सबमिट करते हैं, आप वैसे पहले भी कैश सबमिट करा सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, और आफ्टर रिसीविंग द प्रोडक्ट तब भी आप अपने कैश को जो है वो जो है वो उस वक्त जो आपके पास रिप्रेजेंटेटर आते हैं आप उनको भी वो दे सकते हैं, उनको भी वो डिपॉजिट उनको हो सकता है, उनको कैश दिया जा सकता है एट द स्पॉट जब आप वो चीज को रिसीव करते हैं। तो इसमें जो है बेसिकली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। Before an order can be processed, the XYZ Credit Control Department will check the available credit for its clients ABC based on the current value of the client account balance and client credit limit and the total amount of the requested order. This activity is called credit control management to authorize order entry processing. अभी मैं इस क्रेडिट कार्ड की बात कर रहा था, अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है वो शॉपिंग कर रहे होते हैं तो क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट होती है कि आप 50,000 या 1 लाख या 1-2 लाख तक आप अपनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो जब आप क्रेडिट कार्ड का नंबर उनको देते हैं तो दो तरीके, जो मैंने एक पहला मेथड बताया वो भी हो सकता है कि आप कैश उस वक्त जो है वो दें जब आपको आपका प्रोडक्ट रिसीव हो जाए। दूसरी बात यह है कि आप प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी अपनी जो अमाउंट है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो उसके लिए जो है वो बेसिकली जो क्लाइंट होता है, जो कस्टमर होता है, उसके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन गेट की जाती है कि चेक किया जाए कि वेदर अगर मैं 50,000 का कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ तो मेरे पास इस वक्त क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है वो 30,000 है, तो मैं अपनी लिमिट के बहुत पीछे हूँ, तो मेरा वो जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस नहीं होगा, वो कैंसिल हो जाएगा ड्यू टू बैलेंस प्रॉब्लम। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये क्रेडिट कंट्रोल मैनेजमेंट में इसको हम कहते हैं क्रेडिट कंट्रोल मैनेजमेंट। जब हम लोग ऑर्डर एंट्री डिपार्टमेंट जब उसको प्रोसेस कर लेता है तो देन अकाउंट रिसीवेबल सेक्शन इन XYZ फाइनेंस डिपार्टमेंट यूज टू कस्टमर इनवॉइस मैनेजमेंट एक्टिविटी टू इशू एंड इनवॉइस। इनवॉइस उसके एक्चुअल जो प्राइस है वो डिक्लेयर हो जाती है। दिस इंक्रीज द डेबिटर अकाउंट बैलेंस ऑफ और डेबिट कार्ड है तो उसके अकाउंट से बैलेंस जो है वो यकीनन डिडक्ट होगा। द न्यू डेबिट अमाउंट बैलेंस इज अपडेट द रिडंडेंट वेरिएंट, हो सकता है कि रिडेंसी आ रही हो उसको सेम अमाउंट को चेक कर लेता है, और इसी तरह से जो कस्टमर का ऑर्डर है वो सेल्स डिपार्टमेंट में चला जाता है और अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट कंट्रोल जो है वो उसको एग्जीक्यूट कर देता है। ये इसका सारा का सारा जो है वो प्रोसेस दिया हुआ है। इसमें फॉर एग्जांपल उन्होंने एक डीलिंग के बारे में बताया कि कस्टमर ऑफ XYZ are identified in the sale and order entry department by customer number. ABC has a unique customer number. क्लाइंट्स आर आइडेंटिफाइड, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी कस्टमर आता है उसको भी एक आईडी दी जाती है, उसका जो प्रोडक्ट होता है उसको भी एक यूनिक आईडी दी जाती है ताकि दो चीजों के दरमियान जो है वो डिफरेंस क्रिएट हो सके। Clients are identified in the credit control department by the client ID and the debitor is are identified in the finance department by debitor card. आप उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर उसने let's examine how XML handle this situation. XML इस situation को कैसे handle करती है? XML indicate the context of the relevant data by surrounding the data with tags that define its meanings. For example, sales order from ABC appear in the XML is shown that next customer ABC इन corporations and customer, ये जो customer और closing tag आप देख रहे हैं कि angle bracket slash के साथ ये starting और ending tags हैं। Where is a start tags and is an end tag? The XML tag surrounds are identified relevant data control clearly in ABC is a customer.
फिर जो है द क्रेडिट कंट्रोल एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट्स आर यूज डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, और उसमें जो है वो आपके पास एबीसी क्लाइंट है और एबीसी क्रेडिट है या डेबिट यूज कर रहा है फाइनेंस डिपार्टमेंट और क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट। द स्टार्ट एंड इंडेक्स क्लियरली इंडिकेट द टर्मिनोलॉजी दैट इज ईच डिपार्टमेंट। ये जो एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट्स है, एन एग्जांपल ऑफ द परचेज ऑर्डर, पीओ, पीओ कहते हैं परचेज ऑर्डर को, इज एन this is exchange between the both companies in shown figure 11 point. This PO, I mean purchase order, is issued by Smith and Co as subsidiary ABC and the XML. ये इसका ABC जो पोस्ट ऑर्डर है, जो परचेज ऑर्डर है, उसको जो है वो उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है यूजिंग द टैग कि कैसे कैसे वो आपके ट्रांसफर होंगे, कैसे डाटा ट्रांसफर होगा। ये हमारा एग्जांपल ऑफ एन एक्सएमएल परचेज ऑर्डर की जो है वो आपको सामने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा कि हमारे पास जो टैग है वो परचेज ऑर्डर के हैं। पार्टी टाइप बायर है, परचेज कर रहा है, उसको रेफरेंस नंबर दिया है, नेम दिया हुआ है, स्ट्रीट नंबर, उसका टाउन, उसका पोस्ट कोड, और ये पार्टी की डिटेल्स हैं। पार्टी टाइप सप्लायर है, और फिर उसका ऑर्डर नंबर दिया हुआ है, फिर उसको टाइप दी हुई है कि वो किस टाइप की चीज को परचेज करेगा। दिस एग्जांपल इज नोन एज हाउ वी कैन परचेज द ऑर्डर। तो ये आपके पास एक बी टू बी का कंसेप्ट होता है, बिजनेस टू बिजनेस। सम ऑफ द रीजंस ऑफ रैपिड एक्सेप्टेंस ऑफ द ई बिजनेस आर ड्यू टू कॉस्ट इफेक्टिवनेस। इसमें हमारे पास कॉस्ट सेविंग की बात की जाती है। द सेविंग फ्रॉम द ई बिजनेस कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड बाय लुकिंग एट द एसोसिएटेड कॉस्ट फॉर परचेजिंग एंड इनवॉइसिंग एंड एंटरप्राइज। तो ये पूरी एक एग्जांपल दी हुई है कि ट्रांजैक्शन जो है वो कैसे प्रोसेस की जाती है, कैसे आपकी चीजें जो है वो डॉलर आपके पास कैसे अप्लाई होते हैं, कैसे आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होती है। ये सारे का सारा एक जो मैनुअल और उसके स्टेप्स जो है वो एक्सप्लेन किए गए हैं। Next one is the growth of the trading communities. With the easy interconnection offered by the internet technologies, any enterprise can now communicate instantly with any other enterprise anywhere in the world. Means using technologies, you can communicate anywhere in the world for the sake of business, और ये B2B, I mean buyer और supplier के दरमियान communication होती है। The major problem associated with the e-business are connecting everyone together and finding buyers and suppliers. The internet offers the ability to easily interconnect. You can connect with the buyer and supplier in the real time in the world wide web. आप उसके साथ जो है वो connect हो सकते हैं। This is known as growth of trading communities. I mean जब आप online banking की बात करते हैं, technologies को deploy करने की बात करते हैं, तो आप buyer और supplier के दरमियान जो है वो कैसे communicate करते हैं in the world. This was about today lecture. ये जी आज का हमारा लेक्चर था। ये मैं अभी आपके YouTube चैनल पर भी इसको अपलोड कर दूंगा। तो मैंने इसमें 2-3 क्वेश्चन भी आपको दिए हैं। द फर्स्ट वन इज यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एक्सएमएल एंड एचटीएमएल। द नेक्स्ट वन कि आप रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग कैसे की जाती हैं। ये 2 क्वेश्चन है, ये आप फाइंड आउट करेंगे, और ये मुझे मैं इंशाल्लाह इस जो मैंने आपको 2 लेक्चर्स दिए हैं, तो यू नीड टू मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन दीज 2 क्वेश्चंस। आप इसकी प्रेजेंटेशन बनाएंगे। कल मैं आप लोगों की स्क्रीन शेयर कराऊंगा, आप लोग उस इन 2 टॉपिक्स के ऊपर प्रेजेंट करेंगे। उसमें आप टैग थोड़े से बना के आइएगा, ताकि आपको उसको रन करना भी आता हो। सिंपल आप नोट पैड के ऊपर चाहे टैग्स बना लें, या आप ड्रीमवीवर या कोई भी टूल यूज कर रहे हैं उसके ऊपर टैगिंग कर सकते हैं। टैग करने के बाद आप लोग रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग की और इनकी जो डिफरेंस है वो आप राइट डाउन करके आएंगे। तकरीबन 5 to 6 स्लाइड्स आप बना कर आएंगे। मैं इंशाल्लाह आपको स्क्रीन शेयर कराऊंगा और आप लोग जो है वो उसको प्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन हियर? और ये जो मैंने अभी आज की ये वीडियो है, ये मैं अभी आफ्टर क्लोजिंग दिस लेक्चर मैं इसको फौरन अपलोड कर दूंगा। आप वहां से भी इसको दोबारा से देख सकते हैं। और जो असाइनमेंट के क्वेश्चन है, प्लीज मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन दीज क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन XML एंड HTML। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ यू कैन फाइंड द प्रोसेस बेसिकली के रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो है वो कैसे की जाती है एंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन के अंदर। ये 2 क्वेश्चन है जो आपने फाइंड आउट करने हैं। यू हैव टू मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन दीज एंड टुमारो यू हैव टू बी हियर फॉर प्रेजेंटेशन। आप लोग प्रेजेंट करेंगे और आई विल शेयर स्क्रीन, मैं स्क्रीन आपको शेयर करा दूंगा, then you can use it, right? Thank you very much ji.